तो दरार की जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अब तक लग रहा था कि शायद पर्सनल नहीं होगी, आज देखने को मिला कि ये जो लड़ाई है चाचा भतीजे की, ये बिल्कुल पर्सनल लड़ाई में तब्दील हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के साथ गए, इतिहास में हमने देखा है कि उनका हश्र क्या हुआ। साथ ही इस पर भी हमला बोला कि जब वो तस्वीर वहां लगाई गई तो अपनी मीटिंग में मेरी सबसे बड़ी तस्वीर लगाई, अलग अलग जगहों पे लगाई, तो उन्हें यह पता है कि हमारी तस्वीर के बिना काम नहीं चलेगा। विनोद अग्निहोत्री हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। अग्निहोत्री साहब, अगर देखें तो शरद पवार ने एक तरीके से अपने भतीजे की कही बातों का जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल दिया। देखिए, आज अजीत पवार ने जो बोला वो सीधा हमला शरद पवार पे बोला, और अजीत पवार से पहले छगन भुजबल ने और प्रफुल्ल पटेल ने भी लगभग वही भाषा बोली। ये अलग बात है, वो गुरु भी बताते हैं, उनको अपना मेंटर भी बताते हैं, लेकिन साथ में भी कहते हैं रिटायर हो जाएं अब, और फोटो भी उनकी लगी हुई है। तो पूरा शरद पवार जी का भाषण जो है उसके बाद हुआ, और उन्होंने बिंदुवार हर चीज का जवाब भी दिया और अपना आगे का की योजना भी रखी। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सुप्रिया सुले का भाषण रहा। बिल्कुल, सुप्रिया सुले ने जिस तरह पहली बार वो एक सार्वजनिक मंच पर, पार्टी के मंच पर उन्होंने भाषण दिया, और अजीत पवार की बातों का जवाब उन्होंने ये कहते हुए दिया कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, वरना फिर जो है मैं अहिल्याबाई बन जाऊंगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये लड़ाई अब परिवार राजनीतिक में होकर के परिवार के भी विरासत की लड़ाई हो गई है। और अहिल्याबाई बन करके सुप्रिया सुले एक तरह से जो महिला कार्ड है, महाराष्ट्र में देखिए बहुत महत्व है अहिल्याबाई, जीजाबाई, इन महिलाओं का। और इस समय जो महिला महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़ी महिला राजनेता का एक वैक्यूम है, शालिनी पाटिल और प्रतिभा पाटिल और मृणाल गोरे के बाद कोई बड़ा नाम इस समय महिलाओं में महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। सुप्रिया सुले उस वैक्यूम को भी भरने की कोशिश करेंगी और एनसीपी को वो लीड करेंगी, ये आज की उससे साफ हो गया है। शरद पवार उनके साथ रहेंगे और शरद पवार एक तरह सुप्रिया सुले के आगे करके आगे की राजनीति करेंगे। विनोद जी, मैं उसी पर आ रहा था। बिल्कुल जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने लीड ली, इससे पहले जो उन्होंने हमेशा बात कही कि मैं अपने भाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी कहना है मुझे कहिए, माँ बाप पे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसा आपने कहा। तो ये भी इस मंच से कोशिश थी शरद पवार की, एक इमोशनल अपील। एक 83 वर्ष के नेता जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया, जिनकी फोटो अभी भी अजीत पवार को उन पर हमला करने के बाद भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उन्होंने अपनी इमोशनल अपील के साथ साथ सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़े एक्टिव पोजीशन में पहुंचा दिया है। हाँ, देखिए अंकित जी, ये आज इमोशनल अपील दोनों तरफ से हुई, विक्टिम कार्ड दोनों तरफ से खेला गया। अजीत पवार ने अपना पूरा गिनाया कि किस तरह मैंने चाचा का हर समय साथ दिया, उनके हर फैसले में मैंने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन आखिर कब तक। और मुझे उनका दर्द भी छलका कि जब एनसीपी की नंबर कांग्रेस से ज्यादा थे तब एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन शरद पवार जी ने नहीं, और सोनिया गांधी, उनको कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बना दिए, लेकिन शरद पवार नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस को कुर्सी दे दी, विलासराव देशमुख बन गए। यानी उनको यह दर्द भी छलका कि चाचा उनको तो चीफ मिनिस्टर बना सकते थे। तो एक विक्टिम कार्ड, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश अजीत पवार ने भी की है, लेकिन उनको सफाई देनी पड़ रही है कि वो उस चाचा के खिलाफ क्यों हो गए जिस चाचा ने उनको यहां तक पहुंचाया। अब शरद पवार भी वही भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी आज अगर जानी जाती है तो शरद पवार के नाम से जानी जाती है। और शरद पवार पिछले 50 साल की राजनीति में महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं, यशवंतराव चव्हाण और वसंतदादा पाटिल के बाद, कि जिनको, और बाला साहब ठाकरे के बाद, जिनको पूरे देश में महाराष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में शरद पवार ने जो इमोशनल अपील की, जो सुप्रिया सुले ने भावनात्मक कार्ड खेला, अब देखना यह है कि जनता महाराष्ट्र की, देखिए विधायक तो सत्ता का संरक्षण, सत्ता का लाभ दोनों लेने के लिए ज्यादा संख्या में अजीत पवार के साथ हो सकते हैं, और सत्ता के कोप से बचने के लिए भी, लेकिन जनता किसके साथ जाती है, अब लड़ाई ये सड़क पर जनता के बीच में होगी। और मुझे लगता है कि उस भावनात्मक अपील में जनता किसके साथ जाएगी, अभी तक का तो इतिहास यही रहा है कि आमतौर पर जनता मेंटर के ही साथ रहती है, जो पार्टी का मेंटर होता है। अब महाराष्ट्र में क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अंकित, फिर वापस लौटते हैं। महाराष्ट्र में लगातार असली एनसीपी कौन की जो लड़ाई इस वक्त जारी है, दो खेमों में पार्टी बटी दिख रही है। चाचा भतीजे के बीच में राजनीतिक लड़ाई दांव पे चल रहे हैं, किसके साथ कितने लोग, वो एक इस बात अहम हो गया है। लेकिन सीधे हमारे सहयोगी
सुनील के पास चलते हैं और सुनील से समझने की कोशिश करते हैं। सुनील, सुबह आप अजीत पवार जहां पर भाषण दे रहे थे वहां पर थे। एक सीधी सीधी बात अजीत पवार ने आज ये भी कही कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने ये बात कई बार कही है, उन्हें गुरेज नहीं है इस बात को कहने में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में। लेकिन आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री शिंदे भी अपने गुट के साथ मिल रहे हैं। यही बात लगातार विपक्षी भी कह रहे हैं कि देखिए अजीत पवार के आने के बाद शिंदे का पत्ता कट सकता है। इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, शिंदे खेमे में खलबली जरूर मची होगी। जी बिल्कुल, शिंदे से खेमे में तो तभी से खलबली मच गई है जिस दिन अजीत पवार ने अचानक से आकर अपने 9 साथियों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि कल जो भरत गोगावले थे शिंदे गुट के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले हमारे हिस्से में आधी रोटी आनी थी, अब पाव रोटी आएगी। तो चिंता तो बढ़ गई है। यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो कल गए वहाँ पर नागपुर में गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हैं उनका स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए, लेकिन बाद में वो वापस चले आ गए। हालांकि उप मुख्यमंत्री जो हैं वहीं पर हैं। तो यहाँ पर आने के बाद का अर्थ यही लगाया जा रहा है कि जो उनके गुट के लोग हैं उनमें काफ़ी निराशा है, चिंता है और वो बेचैन है कि आखिर आगे उन्हें मंत्री पद का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, सरकार स्थापित हो गई, इतना वक्त हो गया, लेकिन अब तब से इंतजार कर रहे थे कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तो उनका मौका मिलेगा। लेकिन अब तो उसमें हिस्सेदारी हो गई, तो अब किसे मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए एक चिंता का विषय है ही। और जो दूसरी महत्वाकांक्षा की बात आपने की अजीत पवार की कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल इससे और भी उनकी बेचैनी बढ़ जाएगी। जहां उनके खेमे के लोग चिंतित थे, अब हो सकता है एकनाथ शिंदे भी चिंतित हो। हालांकि इस सरकार में अभी तक बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि एकनाथ शिंदे ही उनके मुख्यमंत्री हैं और अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो सीधे से तो उन्हें उनके लिए कोई ऐसी चुनौती अजीत पवार के तौर पर नहीं है। लेकिन हाँ, आगे अगर चुनाव के बाद संख्या बल घटता बढ़ता है तो जरूर जो गणित है वो बदल सकता है। सुनील शुक्रिया। कह रहे हैं कि कहा यह गया है कि आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में कहा बहुत कुछ जाता है लेकिन पल में बहुत कुछ बदल भी जाता है। कहने में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस और अ डिस्टेंस बिटवीन द लिप एंड द कप। तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहने में और होने में बहुत फर्क है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। और महाराष्ट्र की हलचल पर बात करने के लिए हमारे साथ सोहित मिश्रा मौजूद हैं। सीधे सोहित के पास चलते हैं। सोहित, अगर नंबर गेम में देखें तो 29-17 शरद पवार पिछड़ते नजर आए, लेकिन 2/3 तक अजीत पवार का ना पहुंच पाना भी उनके लिए एक जीत रहेगी। और आगे की राह कितनी मुश्किल, कितना आसान? बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई शारिक शरद पवार से ज्यादा अजीत पवार की है, क्योंकि उनको 2/3 विधायक चाहिए। शरद पवार तो अभी भी नेशनल प्रेसिडेंट है, ये तो वो भी मानते हैं, और उनके स्टेज पर सबसे बड़ी तस्वीर भी शरद पवार की लगी थी। और आज उनके साथ 36 से उससे ज्यादा विधायक मौजूद नहीं होना, ये अपने आप में शरद पवार के लिए कम से कम एक पहली जीत है। हालांकि एक चीज समझ लीजिए कि ये पहले एकनाथ शिंदे के साथ भी हुआ है और आगे जाके ये भी संभव है कि उनके पास 36 से ज्यादा विधायक आ जाएं। लेकिन पहले दिन सरकार बनाने के बावजूद, सरकार में मंत्री बनने के बावजूद उनके पास इतने लोगों का ना होना, कहीं ना कहीं ये शरद पवार के लिए जीत है। और ये भी है, आप समझ लें कि 6 से 7 ऐसे लोग हैं भी जो अभी भी नॉन कमिटल हैं कि वो किस तरफ रह सकते हैं। और इन्हीं लोगों की जरूरत है, दोनों को, शरद पवार को, कि वो अजीत पवार के पास ना जाए, और अजीत पवार को तो चाहिए अगर उन्हें 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए या 2/3 से ज्यादा लोगों की जरूरत है अपनी सदस्यता और अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। दोनों तरफ से यही कहा गया कि जो एनसीपी का जो चिन्ह होगा और नाम होगा वो हमारे पास होगा। शरद पवार ने भी ये बात दोहराई और साथ ही साथ उन्होंने अजीत पवार के साथ ही छगन भुजबल और बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला किया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो पार्टी, उन्होंने अकाली दल का उदाहरण दिया, तेलंगाना का उदाहरण दिया, आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया, नीतीश कुमार का उदाहरण दिया और कहा कि जो पार्टियां गई हैं बीजेपी के साथ उनका हश्र क्या हुआ है। तो उन्हें पता है कि अजीत पवार से ज्यादा उन्हें बीजेपी को टारगेट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बीजेपी के वजह से हुई हैं और इसलिए वो अपने आज के भाषण में बीजेपी पर भी काफी हावी होते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम शब्द जो हैं इस लड़ाई में अभी कहे नहीं गए हैं। ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए एनडीटीवी के साथ।